जय गुरु महाराज जी। दोस्तों एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व करना चाहें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जब हम बेसिक स्कूल लेवल पे थर्मोडायनेमिक्स कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये स्कूल लेवल पे ही काम करती है, ये आपको आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत कर रही है। तो दोस्तों जब आप एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को करने जाए उससे सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि जो थर्मोडायनेमिक्स चलेगी वो किन किन चीज़ों पे चलेगी। एक तो उसमें आप इस्तेमाल करेंगे टर्म क्यू। क्यू हमारा हीट होता है, अभी बात करेंगे हीट पे कैसे काम करते हैं। एक टर्म होगा डब्ल्यू, दिस इज वर्क। ऐसे एक टर्म होगा यू या ई भी कह देते हैं, अभी नया टर्म यू आ गया, पहले ई कहते थे, दिस इज इंटरनल एनर्जी। एक टर्म आ जाता है हमारे पास में एच, दिस इज एंथैल्पी। उसके बाद में एस आएगा, अभी दूर है आपसे, एंट्रोपी। और फिर फाइनली आएगा जी, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। खाली फ्री एनर्जी भी कह देते हैं, गिब्स साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके पे काम किया था। इन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें थर्मोडायनेमिक्स में जब आप काम कर रहे होते हैं तो एक टर्म मान लेते हैं सिस्टम। जैसे आप अपने आप को सिस्टम मान लीजिए खुद को। अभी मैं यहाँ पे सिस्टम डिफाइन करने के मूड में नहीं हूँ, मैं तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरीका बता रहा हूँ। तो अगर मैं पूरा पढ़ा रहा होता तो आपको पहले सिस्टम बताता कैसे होते हैं। तो ये एक सिस्टम है हमारे पास में, ठीक है। और इसे आप अपने आप को मान लीजिए, मित्तल सर को मान लीजिए कुछ। तो हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर हम सिस्टम को हीट दें तो वो हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है। हीट गिवन टू द सिस्टम वो हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है। सिमिलरली जो वर्क होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर कोई सिस्टम काम कर रहा है, आप अगर सिस्टम में मैं कम हो तो मुझे वर्क करना पड़े तो मैं उसे नेगेटिव मानूंगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो पॉजिटिव। और अभी बेसिकली आपको एक फॉर्मूला और दिमाग में रखना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है डेल्टा ई, वो डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू के वर्क पे भी काम करेंगे आपके साथ में। अभी शुरुआत में बस इतनी सी बात, थर्मोडायनेमिक्स किन किन चीज़ों पे चलेगी, क्यू, अभी क्यू पे कुछ काम किया था आपके साथ में। वर्क पे बताएंगे आपको क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बताएंगे क्या होता है, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। केवल इन चीज़ों पे थर्मोडायनेमिक्स काम करेगी। 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स पे काम करेगी। और हीट हम कोई सिस्टम मान लेते हैं, कोई भी चीज़ सिस्टम हो सकती है। एक सिस्टम को जब हीट देते हैं तो उसे प्लस में, हीट गिवन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम से हीट आ रही हो तो उसे माइनस। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, सिस्टम ने वर्क किया तो नेगेटिव मानेंगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। बस इतनी बात आप याद करके आगे बढ़ते हैं। आपके साथ में पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें, दिस इज प्रॉब्लम 6.1। ये हमारा प्रॉब्लम एग्जाम्पल में उन्होंने कहा एक्सप्रेस the change in internal energy of a system when, मतलब हमसे पूछना चाह रहा है कितना चेंज इंटरनल एनर्जी आएगा जब डेल्टा ई पूछना चाह रहा है। अभी इसीलिए डेल्टा ई का फॉर्मूला आपके साथ में रखा था। पहला पढ़ दिया उसने, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। देखिए कितनी आसान लैंग्वेज बन गई। सिस्टम ने कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं की तो आपने इसको डिकोड कर दिया इतनी बात को। आपने कहा हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसका मतलब हो गया कि मैं अभी इसे आगे लिखूंगा इस टॉपिक को, तो अब इसका पार्ट को सॉल्व करें तो हमने कहा भाई Q इक्वल टू 0 आ गया, नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अच्छा जी आगे क्या कहता है, बट वर्क इज डन
ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम किया गया है। आप समझ गए होंगे क्या मतलब है इसका। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, डन ऑन द सिस्टम, तो आप समझ गए इस आप W यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाएगा। और आपसे पूछा व्हाट टाइप ऑफ बॉल डज द सिस्टम है, व्हाट टाइप ऑफ बॉल, सिस्टम की दीवारें कैसी, डज द सिस्टम है। तो दोस्तों आपको ये तो बात समझ में आ गई, हमें डेल्टा ई निकालना था, दैट इज डेल्टा क्यू प्लस डब्लू, और डेल्टा क्यू तो जीरो हो गया, प्लस डब्लू कैसा है पॉजिटिव, तो डेल्टा ई प्लस डब्लू के बराबर आ गया। बस इतनी सी बात थी, इसका मतलब पॉजिटिव आ गया। और वाट टाइप ऑफ बॉल डज द सिस्टम है, बट सिस्टम की बॉल कैसी है, जब उससे हीट चेंज नहीं हो रही कोई, क्यू जीरो है, तो हम ऐसी बॉल को क्या कहते हैं कि वो नॉन कंडक्टर है, क्योंकि उनसे हीट बाहर या अंदर नहीं जा रही, नॉन कंडक्टिंग बॉल। लीजिए साहब, पहला पोर्शन आपका 6.1 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। मैं नहीं समझता कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी। 5-7 मिनट की क्लिप के अंदर आपको ये समझ में आ गया किस तरह से क्वेश्चन किया। आगे बढ़ते हैं साहब। नंबर 2, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, but Q amount of heat is taken out from the system. Q amount of heat is taken out from the system. What type of ball? डज द सिस्टम है। अब देखिए नो वर्क इज डन, कितना आसान, देखिए वर्क नहीं किया, W जीरो हो। क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम, ये सिस्टम है, इससे क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकाली, तो आप समझ गए कि डेल्टा क्यू माइनस क्यू लेना पड़ेगा। और व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा ई, डेल्टा ए की तो फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा क्यू की जगह तो माइनस क्यू आ गया, डब्ल्यू कितना हो गया जीरो, तो डेल्टा ई इक्वल टू माइनस, ये पूछना चाह रहे हैं। अब क्योंकि हीट का चेंज हुआ तो बॉल कैसी है, बॉल आर कंडक्टिंग बॉल। कितना आसान दोस्तों, बस जरूरत है कि एक हम स्टार्ट मारें, शुरुआत करें। तीसरा पार्ट देखते हैं। डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क is done by the system, and Q amount of heat is supplied to the system. What type of system? Would it be? अब की बार दीवारें नहीं पूछी गई, कैसी दीवारें, बॉल कैसी है। डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, तो सिस्टम ने वर्क किया, तो डब्ल्यू डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने किया है, तो हम डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क करता है तो नेगेटिव लेते हैं, आप जानते हैं। ही क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सिस्टम को दी है, तो आप समझते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू प्लस क्यू, बट इज डेल्टा ई इक्वल टू प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू, आंसर आ गया। ये पूछना चाह रहा था, ये सिस्टम कैसा होगा ये पूछना चाह रहा है आपसे। याद रखिए दोस्तों, अगर एक सिस्टम है हमारे पास में, ये एक सिस्टम है,
सिस्टम के बाहर की जगह को, ये सारी जगह जो है, इसे सराउंडिंग कहते हैं। टाइप ऑफ सिस्टम जो होते हैं, 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं, बहुत आसान सी बात है। टाइप, तीन तरह के सिस्टम होते हैं। एक ओपन सिस्टम होता है, जैसे आप एक गिलास में पानी लेके छत पे रख दीजिए, अपने घर की छत पे। बारिश होगी तो पानी बढ़ सकता है, धूप निकलेगी तो पानी जा सकता है, हीट इसमें अंदर भी आ सकती है, हीट इससे बाहर भी जा सकती है। भाई अगर रात हो जाएगी तो धीरे धीरे पानी ठंडा होता चला जाए, धूप निकलेगी गर्म हो जाएगी। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप समझते हैं सिस्टम के, ये सिस्टम है, इसके बाहर क्या होती है, सराउंडिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हीट का भी और मैटर का भी, जैसे आपने देखा ना पानी अंदर बाहर जा सकता था, दोनों का एक्सचेंज हो सके, उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। कितनी आसान। और एक होता है क्लोज सिस्टम। आपने अब इस सिस्टम को, इसको गिलास को ढक दिया, इस वाले गिलास को पानी भर के इसमें यहाँ से ढक दिया। अब पानी तो नहीं उड़ा, ऐसा मान लिया हम, लेकिन हीट, गर्मी पड़ी तो गर्म हो गया, ठंडी पड़ी तो सर्द ठंडा हो गया। तो अ सिस्टम आप खुद ही डिफाइन कर पाएंगे। ये सराउंडिंग जिसके थ्रू केवल हीट का एक्सचेंज हो सके, मैटर का एक्सचेंज ना हो सके, उसे क्लोज कहते हैं। और जिसके थ्रू दोनों नहीं एक्सचेंज हो सकते, ना हीट का एक्सचेंज हो सके, ना मैटर का एक्सचेंज हो सके, ना हीट अंदर बाहर जा सके, ना मैटर अंदर बाहर जा सके, ऐसे को हम आइसोलेटेड कहते हैं। 3 तरह के सिस्टम, मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे जान नहीं लगाई है एग्जाम्पल वगैरह पे। तो अब सोचिए वो जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें बताइए सिस्टम कैसा था, क्योंकि इसमें हीट एक्सचेंज हो रही थी लेकिन मैटर एक्सचेंज के बारे में नहीं कहा, तो हम कहेंगे क्लोज। ये क्लोज सिस्टम। अगर हीट भी एक्सचेंज नहीं होती तो हम इसे आइसोलेटेड कहते हैं। और कहीं वो मैटर के बारे में बात करता कि साहब इसमें 2 मोल गैस हमने और डाल दी या 1 मोल गैस इसमें से निकल गई, तो हम कैसे कहते हैं, ये ओपन सिस्टम। मैं समझता हूँ पहला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का आपको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इससे पहले कि हम दूसरे क्वेश्चन पे आए, थोड़ा सा एक टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान सा एक टॉपिक। इससे पहले कि हम जरा सा आगे बढ़े, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम 2 पे चले। जो वर्क होता है दोस्तों W, वो हमेशा हम -P एक्सटर्नल डेल्टा V लेके चलते हैं। ये एक तरह से पिस्टन बना रखा है मैंने, ये पिस्टन, ये मूवेबल है एक तरह से ऐसे। इसमें मैंने गैस को लिया, ये इसका वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम। ये गैस अगर एक्सपेंड हुई तो किस प्रेशर के अगेंस्ट है, ये जो बाहर प्रेशर लगा हुआ है, ये किस प्रेशर के अगेंस्ट गैस एक्सपेंड हुई, उस प्रेशर को P एक्सटर्नल। कितना चेंज आया, अगर एक्सपेंड हुई तो वॉल्यूम बढ़ा, कितना बढ़ा वो डेल्टा V है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुई तो कितना कॉन्ट्रैक्ट हुई वो डेल्टा V है। तो W इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V लेके चलते हैं हम, जब हम इस पे काम करते हैं। आपने कहा नहीं सर एक और फॉर्मूला होता है, आई बात करेंगे आपसे। तो W इक्वल टू -P डेल्टा V। तो दोस्तों सोच के बताइए, ऐसी 2 कंडीशंस बताइए सोच के, जब वर्क 0 होगा। खुद से सोचिए, वर्क 0 कब हो सकता है? 2 कंडीशन, जब वर्क इक्वल टू 0। तो आपने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर P एक्सटर्नल जो है वो 0 हो जाए, जो P एक्सटर्नल है वो 0, ऐसे एक्सपेंशन को, प्रेशर 0 केवल वैक्यूम में होता है। तो जब हमसे कोई कहे वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, तब खूब आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, IIT में अभी भी जल्दी में आया था, वैक्यूम में एक्सपेंशन, या इसे फ्री एक्सपेंशन कहते हैं, कि बाहर कोई प्रेशर नहीं, तो नो डाउट वर्क इक्वल टू 0। कितनी आसान सी बात है देखिए। और दूसरी कौन सी कंडीशन है जब वर्क 0 हो सकता है, आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं। आपने कहा जी डेल्टा V 0 हो, यस, ऐसे प्रोसेस को आइसोकोरिक कहते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो डेल्टा V 0, तो वर्क भी 0 हो। तो वर्क कब 0 हो सकता है? 2 कंडीशन में 0 हो सकता है। एक,
माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी में पी एक्सटर्नल जीरो, दैट इज कब होता है, मुझसे बोल के बताइए, फ्री एक्सपेंशन में होता है। वैक्यूम में कोई चीज़ एक्सपेंड करे या जो भी बाहर जो प्रेशर है वो जीरो है वैक्यूम में, या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है डेल्टा बी इक्वल टू जीरो। और अगर क्या हो दोस्तों, ये जो पी है हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर ये कांस्टेंट ना हो, इफ पी एक्सटर्नल चेंजेज रेगुलर एवरी टाइम, मतलब लगातार चेंज हो रहा है, लगातार, जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ में रखूं कि मान लो ये हमारा दिल्ली है, दिल्ली का रेलवे स्टेशन, ये गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन, ओके। आप जानते हैं इनकी बीच की डिस्टेंस 20 किलोमीटर, ओके। यहाँ से एक ट्रेन, ये एक ट्रेन है साहब हमारे पास में, ये लेट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट हुई, उसने दिल्ली को पास किया, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट हुई, चली दिल्ली, जब पास किया उसने तो पीछे से कहीं से आ रही थी, दिल्ली पे वो 100 किलोमीटर पर आवर की, और लगातार इसकी स्पीड कम होती चली गई। जब इसने गाजियाबाद पास किया इस ट्रेन, तो इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो बताइए कितनी देर में इसने दिल्ली से गाजियाबाद का सफर किया। तो आपने कहा साहब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी डिस्टेंस चली, ये नहीं मान सकते, वो कभी उसकी स्पीड क्या नहीं रही, कांस्टेंट रही ही नहीं, लगातार चेंज होती है, इनफाइनाइटेसमली स्मॉल चेंज लगातार आता चला गया। आप तो फिजिक्स पढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहता। एक और एग्जांपल आपके साथ, ये साहब पानी है हमारे पास में, एक डीप सी डाइवर है, एक बंदा आपने देखा होगा जो गहरे पानी में डाइव करते हैं, ये पानी के नीचे 50 मीटर पानी के नीचे, 50 मीटर बहुत बड़ा पानी होता है। अब ये श्रीमान जी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ तैरना शुरू किया, ऊपर उठना शुरू किया, ऐसे। तो पानी का प्रेशर लगातार इन पे कम होता चला जाता है, लगातार ऊपर पानी का प्रेशर लगा हुआ है पहले, अभी प्रेशर लगातार कम होता चला जा रहा है, लगातार टाइम के रिस्पेक्टिव प्रेशर कम होता चला जा रहा है। तो जब इस तरह की चीजें, जब प्रेशर लगातार चेंज हो रहा, तो ऐसे केस में पी एक्सटर्नल इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आइसोथर्मल। ऐसे केस में हम रिवर्सिबल एक्सपेंशन मानते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस मान के चलते हैं, और तब हमें W, क्योंकि P जो है हमारा एक्सटर्नल P जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हमें इंटीग्रेटेड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा B1 से B2 इसकी लिमिट लेके, और तब हमने किया तो आपकी इंटीग्रेटेड फॉर्म आ जाएगी आपकी, आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आपका इंटीग्रेटेड वो आ जाएगा W, और दिस वुड बी W इक्वल टू माइनस NRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन P1, या माइनस 2.303 RT NRT, क्षमा चाहता हूँ, लॉग V2 अपॉन, ये लॉग और नेचुरल लॉग में अंतर आ जाता है 2.3, ये वर्क। तो वर्क रिवर्सिबल हमारे पास में कब लगाते हैं, वर्क रिवर्सिबल आपकी समझ में आया होगा। तो वर्क के दो फॉर्मूले आपने पढ़ा अब तक, वर्क बहुत आसान सा आपने काम पढ़ा वर्क में, कि अगर फ्री एक्सपेंशन, कोई चीज़ फ्रीली एक्सपेंड कर रही है, तो आप जानते हैं पी एक्सटर्नल जीरो होगा, वर्क जीरो। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो, जिसे आइसोकोरिक कहते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, आइसोकोरिक हो,
तो भी आप जानते हैं डेल्टा वी जीरो, वर्क जीरो। अगर पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, अगर वो नॉर्मली कांस्टेंट होता है तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वर्क निकाल दिया आपने। और चौथी कंडीशन, इफ पी एक्सटर्नल इज चेंजिंग रेगुलरली, नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं, डब्ल्यू इक्वल टू रिवर्सिबल मान के 2.303 एन आर टी लॉग बी टू अपॉन पी। और भी काम करेंगे वर्क पे, अभी तो मैं समझता हूँ इससे आपको बिल्कुल क्लियर कट वर्क समझ में आ गया होगा। देखते हैं दोस्तों किस तरह से एनसीईआरटी आगे बढ़ती है क्वेश्चन में। 6.2 देखते हैं। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एज सच मिलेगा आपको बहुत सारे। आप ये करने के बाद में IT 42 ईयर या नीट की किताब खोलने बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन याद आएंगे कि हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। 6.2 उसने कहा आपसे 2 लीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस, at a pressure of 10 atmosphere expends isothermal। एक चीज़ और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, इससे पहले कि इस क्वेश्चन पे काम करें, जो प्रोसेसेज होते हैं, बहुत आसान सा एक बात आपसे शेयर करें, टाइप ऑफ प्रोसेसेज की टाइप, इनमें से एक आप पढ़ चुके, फ्री एक्सपेंशन। आपने फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस आपने पढ़ लिया। क्या होता है फ्री एक्सपेंशन? आपने कहा सर मैं जानता हूँ, पी एक्सटर्नल जीरो होता है और पी एक्सटर्नल जीरो होता है तो वर्क जीरो। और डब्ल्यू आपने पढ़ा था डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा ई किसके बराबर हो गया? डेल्टा क्यू के बराबर। दूसरा एक और आपने भी पढ़ लिया, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब डेल्टा बी जीरो, वॉल्यूम जीरो, तो आपने कहा इसमें भी वर्क जीरो होता है। और डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई डेल्टा क्यू के बराबर आ गया इसमें। तीसरा आपने पढ़ा था कि साहब क्या हो तीसरा प्रोसेस अब पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज आइसोथर्मल। A process which take place at constant temperature डेल्टा टी। याद रखिए अगर गैस में ही बनी, नो चेंज, टेम्परेचर तो चेंज, तो आइसोथर्मल है ही, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, लिक्विड गैस में कन्वर्ट ना हो, गैस ही बनी रहे, तो आप याद रखिए आइसोथर्मल केस में डेल्टा ई जीरो मानते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। ये आपको पढ़ाने के लिए लाए थे यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोसेस। और भी प्रोसेस रिवर्सिबल आप सीख गए, काफ़ी हद तक प्रोसेस आप सीख गए बहुत सारे। अब यहाँ पे आते 2 लीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर एक्सपेंड्स आइसोथर्मली। आपकी समझ में आ गया? ओके, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? आइसोथर्मली उसने कहा है तो हम समझ गए कि डेल्टा ई जीरो, क्यों? 2 लीटर ऑफ ए गैस, एन आइडियल गैस एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर एक्सपेंड्स, तो गैस ही बनी रही, तो डेल्टा ई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 2 लीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर एक्सपेंड रिवर्सिबली इनटू ए वैक्यूम। अरे राम रे, इनटू ए वैक्यूम। वैक्यूम एक्सपेंशन आप जानते हैं, अंटिल इट्स वॉल्यूम, इट्स 10 लीटर। 2 लीटर से स्टार्ट हुई और 10 लीटर पे पहुंच गई। आपसे पूछा हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब एंड हाउ मच वर्क इज डन। तो दोस्तों आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। वैक्यूम में है तो वर्क जीरो है, और आइसोथर्मल है तो डेल्टा ई जीरो आ गया, और डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू।
भाई साहब ये जीरो, तो नो डाउट डेल्टा क्यू भी जीरो आ गई, इसलिए तो तीनों जीरो आ गए इस क्वेश्चन के आंसर। एनसीईआरटी कितनी बढ़िया किताब है, देखिए इससे आगे वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या करा। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन 6.3 उन्होंने कहा कंसीडर द सेम एक्सपेंस, वही एक्सपेंशन, द सेम एक्सपेंशन। क्या था एक्सपेंशन? वॉल्यूम इनिशियल था 2 लीटर और फाइनल वॉल्यूम था 10 लीटर। ठीक, कंसीडर द सेम एक्सपेंस बट दिस टाइम against a constant external pressure, against a constant external pressure, pressure of 1 atmosphere। अब देखिए हमारे पास में आप समझ गए होंगे, कंसीडर द सेम एक्सपेंशन, पूछना क्या चाह रहा है वो आपसे, डेल्टा ई पूछना चाह रहा है, तो वो तो जीरो हो गई क्योंकि सेम एक्सपेंशन है, तो आइसोथर्मल है, डेल्टा ई जीरो। और वर्क अभी निकालेंगे और क्यू निकालेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा पी, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है 1। डेल्टा पी कितना, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं तो 10 माइनस 2, दिस इज माइनस 1 इंटू 8, दिस इज माइनस 8। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फियर लीटर। अगर वो इसको जूल में कन्वर्ट कराए, नॉर्मली आप इसमें भी लिख सकते थे, लेकिन अगर जूल में कन्वर्ट करें तो माइनस 8 इंटू 101.3 जूल, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101.3 जूल। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डेल्टा ई तो जीरो था और डब्ल्यू अभी हमने निकाल दिया माइनस 8 लीटर एटमॉस्फेयर आ गया। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, आपने कहा बहुत आसानी से, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो जीरो इक्वल टू माइनस 8 प्लस क्यू, क्यू इक्वल टू आ गया प्लस 8। तो आंसर आ गया आपके पास में डेल्टा ई जीरो, क्यू इक्वल टू प्लस 8 लीटर एटमॉस्फेयर और डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 8 लीटर एटमॉस्फेयर। एनसीईआरटी यही नहीं रुकी, इसी क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ा दिया उसने, सेम क्वेश्चन। कमाल की किताब है सर। हालांकि सॉल्व प्रॉब्लम है, उन्होंने इस क्वेश्चन करते समय, सॉल्यूशन करते समय थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है उसमें। जी सर 6.4 थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। कंसीडर द सेम एक्सपेंशन, to a final volume of 10 liters conducted reversibly, क्या बजेगी, conducted reversibly। और आप जानते हैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस -2.3 NRT log B2 अपॉन B1 का हम इस्तेमाल करें, और NRT की जगह हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे इसकी जगह हम P भी ले सकते हैं। अब देखिए क्या कंडीशन है हमारे पास में, वॉल्यूम इनिशियल 2 लीटर है, ये एनसीईआरटी गड़बड़ कर दी, वो 1 ले गई शुरुआत में, जबकि 2 है। वैसे तो मुझे किताब में 2 उसमें बताता हूँ कैसे। और बी फाइनल कितना है, 10 लीटर। और इनिशियल प्रेशर दे रखा था, प्रेशर इनिशियल, जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो आपने देखा उसने कहा था 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। तो पीवी जो आएगा हमारे पास इनिशियल वो 10 इंटू 2 20 आ जाएगा। एनसीईआरटी ने थोड़ा
20। आपने कहा फाइनल भी, फाइनल तो प्रेशर मालूम नहीं है क्योंकि रिवर्सिबल एक्सपेंशन कर रहा है। लॉग वैसे आप वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं, 2 के साथ में 10 है तो 10 के साथ में कितना होगा, ऐसे भी करते, वो भी बात वही आ गई। कभी हम V1 इक्वल टू V2 लगाते हैं, लॉग V2 कितना, फाइनल वॉल्यूम कितना 10 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम 2, जस्ट सॉल्व। ये भी आंसर आपका, क्योंकि ये हमने लीटर एटमॉस्फेयर में लिया था, ये भी लीटर एटमॉस्फेयर में है। आप चाहें तो बाद में जूल में चेंज कर सकते। और क्योंकि आइसोथर्मल था तो डेल्टा ई 0 थी, डब्ल्यू हमने निकाल दिया, ये निकाला था -2.303 इंटू 20 log 5। आई होप आप log 5 जानते होंगे, log 5 इक्वल टू होता है 0.7 मान सकते हैं log 5, ये आप सॉल्व कर लेंगे और क्यूब जो हो जाएगा -w डेल्टा ई 0। इनिशियली थर्मोडायनेमिक्स कैसे चलती है वो आपकी समझ में आया होगा। 6.4 तक हमने यहाँ पे किया दोस्तों। उसके बाद में अब आगे की सेकेंड क्लास में आपको दिखाएंगे कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी आपस में कैसे चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, लव यू। ईश्वर आपको खूब सुखी बनाए, गुरु महाराज आपकी मदद करें, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनसीईआरटी आपकी वो थर्मोडायनेमिक्स आपकी बढ़नी शुरू होगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।